घर है हमारे पास, घर है हमारे पास, ठौर नहीं चाहिए। कश्मीर दे दो, लाहौर नहीं चाहिए। हमारी बात मान जाओ वरना पछताओगे। ऊंट हो पहाड़ के नीचे आओगे। जिस दिन अपनी औकात दिखाएंगे, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद साथियों, मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। बड़े लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, जैसे कि व्यस्तता मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हो गए हैं जिससे बहुत जल्द उन पर बात करना अति आवश्यक है। 26 जून 2021 की वो घटना जो इस वीडियो को बनाने पर मजबूर कर रही है। 26 जून 2021 को हमारे जम्मू कश्मीर एयरबेस पर पाकिस्तानी संगठन की ओर से, पाकिस्तानी आर्मी की ओर से कहा जा रहा है ड्रोन अटैक किया गया। ये ड्रोन अटैक यानी कि आतंकवाद को नए तरीके से बढ़ावा देने की कहानी है। यानी कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब आतंकवाद घुसपैठ के माध्यम से नहीं, ड्रोन घुसपैठ के माध्यम से भारत पर अटैक करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है, यानी कि अगर हम पूरे एक समरी को समझना चाहें कि 21वीं सदी में ये जो एक आतंकवाद जड़ है, इसकी जो जड़ें हैं या इसका जो अंकुरण है वो कहां से हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं। कहानी 1989 की है। जी हाँ, ये वही 1989 है जिस वर्ष भारत में वोट डालने के अधिकार को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया था। हमारे देश में राजीव गांधी युवा प्रधानमंत्री देश को नए दौर में लेके जा रहे थे, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो अफगानिस्तान, जिसका जन्म ही शायद उसका अभिशाप है, अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की कहानी कुछ इस प्रकार है कि कभी वो खुशहाल रहा ही नहीं। 1989 में अफगानिस्तान और सोवियत संघ रूस का झगड़ा चल रहा था। यानी कि सोवियत संघ रूस ने अफगानिस्तान में जो वहां पनपे संगठन थे उनको नष्ट करने की ठानी थी। एक संगठन का नाम है तालिबान। तालिबान कोई देश का नाम नहीं है, तालिबान एक संगठन है। करंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि अमेरिका अपना एयरबेस, बरगाम एयरबेस, जो सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का, वो अफगानिस्तान से हटा रहा है। ये ठीक उसी कहानी की याद दिला रहा है 1989 में जब रूस ने अपने कदम पीछे खींचे थे और वो चला गया था। ठीक उसी प्रकार आज की बात करें तो अमेरिका पीछे हट रहा है। लगभग 20 वर्षों के बाद अमेरिका की जब WTC पर अटैक किया गया था तो अमेरिका ने तालिबान को जड़ से खत्म करने के लिए ठानी थी, और तब से ये मुहिम 2001 से चल रही थी और अभी तक ये मुहिम चलाई जा रही है। ये कहानी ठीक उसी प्रकार थी। यानी कि जब मैं बात कर रहा था 1989 की, काबुल की, तो काबुल में जब अफगान पीछे हटा, अफगान के पीछे हटने पर वहां एक संगठन हुआ करता था। यानी कि उस संगठन की बात करें तो हरकत उल जिहाद एक यहाँ का संगठन हुआ करता था। ये पहला संगठन था, हरकतुल उल जिहाद इस संगठन का पहला नाम है। इस संगठन के टूटने की कहानी और वहीं से शुरू होते हैं भारत की ओर घुसपैठ की कहानी। ये संगठन टूटता है और इस संगठन का नया नाम रखा जाता है हरकतुल उल मुजाहिदीन। नाम जरा गौर से सुनिएगा, पॉइंट पेन कॉपी लेकर रख लीजिएगा, जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट करना पड़े। अगर आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ संगठन हैं जिनके संचालनकर्ता का नाम पूछा जा सकता है। हालांकि हमारे वनडे एग्जाम के लिए अगर कहा जाए तो पैट के लिए शायद इसमें से कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे, लेकिन SI यानी कि डिफेंस की बात कर रहे हैं आप, तो उसके लिए तो ये एक बनता है दोस्त, क्योंकि इस वर्ष कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए बड़ा संकट का विषय रहा है। कोरोना काल, ऊपर से देख रहे हैं LAC पर और LOC पर, एक साथ दो देशों की सीमाओं पर हमारी सेना आमने सामने खड़ी है। आपको सब पता है, आप न्यूज सुनते हैं, आपको पता है 50,000 जवान भारत के, 50,000 जवान चाइना के LAC पर खड़े हैं। इधर पाकिस्तान से घुसपैठ आप देख ही रहे हैं। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है। मैं बात कर रहा था नया संगठन उभरा जिसका नाम था हरकत उल मुजाहिदीन। अब होता क्या है, इस संगठन के 3 यानी कि एक नेता होगा और 2 कमांडर होंगे। नेता कौन है? नेता नसरुल्ला मंसूर लंगरयाल, ये इसका नेता है। दूसरे की बात करते हैं तो मौलाना मसूद अजहर। जी हाँ, आपने सही सुना, मौलाना मसूद अजहर। उसके बाद एक संगठन का एक में आता है, ये है मौलाना, अगर बात करते हैं तो ये एक अफगानी है, इसे कहते हैं अफजर अफगानी। अगर इसकी बात करते हैं तो ये अफगानी यानी अफगानिस्तान से ही जन्मा था, और ये कहीं ना कहीं जो पहला संगठन हरकतुल उल जिहाद की मैं बात कर रहा था, तो हरकतुल उल जिहाद का अगर उस समय बात करें, जिहाद के समय में,
तो अगर इसमें जो आपको मैंने बताया सज्जाद अफगानी उस समय लीड कमांडर हुआ करता था। ये तीनों ने मिल करके एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था हरकतुल उल मुजाहिदीन। अब इन तीनों ने यानी कि ये संगठन ने भारत के जम्मू कश्मीर को टारगेट किया। और आप जम्मू कश्मीर की कहानी आप जानते हैं कि 90 के दशक से लेकर के अगर हम 99 के दशक तक की बात करें, इधर 1999 तक, तो कश्मीरी जो पंडित हैं, कश्मीरी ब्राह्मणों पर जो हुए अत्याचार हैं, उनके पलायन की जो खबरें हैं, उनको पलायन पर जो मजबूर करने के लिए विवश किया गया, नारे लगाए गए कि जम्मू कश्मीर होगा लेकिन हिंदू महिलाओं के साथ होगा, हिंदुओं के साथ नहीं होगा, हिंदू महिलाओं के साथ होगा। ऐसे नारों से जम्मू कश्मीर दहल उठा हुआ करता था। ये संगठन इतने उग्र हो चुके थे कि भारत में जम्मू कश्मीर अब सुरक्षित नहीं रह गया था हिंदुओं के लिए। और यही कारण था कि उस दशक में, उस दौर में, जिसे कहते हैं लौह और रक्त नीति, जो लौह और रक्त की नीति है बाबर बलबन की, इस बलबन की नीति को फिर से दोहराया गया और हिंदुओं के पलायन को मजबूर किया गया। भारत सरकार एक्शन में आई और भारत सरकार ने भी इसका एक्शन लेते हुए ताबड़तोड़ यानी कि कुछ एक्शन लिए। और भारत सरकार ने इसका एक्शन करते हुए इन जो तीनों जो संगठन के सरगना हुआ करते, नसरुल्लाह, मंसूर लंगरयाल और जो है मसूद अजहर और ये आपको मैंने बताया अफगानी, इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जो अफगानी है सज्जाद अफगानी, ये अफगानी 1999 में जेल से भागने की कोशिश करता है और ये एनकाउंटर में मारा जाता है। इसके मारे जाने के बाद जो संगठन है हरकतुल उल मुजाहिदीन, ये उग्र हो जाता है। और जब ये उग्र होता है तो ये कहीं ना कहीं अपना बदला लेना चाहता है। और फिर वो यानी कि 1999 की बात हो रही है, एक 20वीं सदी का अंत होने वाला है और 21वीं सदी का आगाज होने वाला है। यानी कि समझिएगा, एक सदी खत्म होने वाली है, एक सदी की शुरुआत होने वाली है, नया साल द्वार पर खड़ा हुआ है। उसी वर्ष दिसंबर 1999 यानी कि बात करते हैं दिसंबर 1999, 24 दिसंबर की कहानी है। इस कहानी में क्या होता है कि भारत के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। लेकिन उससे पहले अक्टूबर महीने में इसी संगठन ने, हरकतुल उल मुजाहिदीन नामक संगठन ने ही अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमले किए थे, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। ये कहानी यानी कि आपने शायद सुनी होगी। इस वीडियो को जो देख आप जो रहे हैं, जो बहुत से छात्र हैं, ये कहानी तब की है जब तक शायद आप में से कुछ लोगों का जन्म भी ना हुआ हो। 1999 की कहानी है और यहीं से कहानी मोड़ नया लेती है। अब जब भारत के प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, भारत का जो प्लेन है वो कहाँ, यानी नई दिल्ली के लिए उड़ान भरता है काठमांडू से, यानी कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारत की राजधानी नई दिल्ली की ओर ये फ्लाइट यानी कि इंडियन एयरलाइंस 814 उड़ान भरती है। इंडियन एयरलाइंस 814 जब उड़ान भरती है, ये इंडिया और काठमांडू की जो दूरी है ये महज 80 मिनट की दूरी है। लेकिन किसी को पता नहीं था ये 80 मिनट ये हमारे लिए सिर दर्द साबित होंगे और हमारे देश के लिए आने वाले समय में ये एक चुनौती होगी। भारतीय प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। कुल 127 मेंबर इसमें सवार थे। इसको हाईजैक करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, मौलाना मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर था। जी हाँ, अब्दुल रऊफ अजहर जो इस समय प्रत्यक्ष रूप से जैसे मोहम्मद का सरगना है, जैसे मोहम्मद का लीडर है, जो प्रत्यक्ष रूप से, आप प्रत्यक्ष रूप से मौलाना मसूद अजहर ही है। मैं उसी कहानी पर आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है, कहानी कुछ यूँ मोड़ लेती है कि ये जो अब्दुल रऊफ अजहर हैं, ये भारत के 3 यानी भारत सरकार से 3 आतंकवादी छोड़ने की मांग करते हैं। वो 3 आतंकवादी कौन कौन से होते हैं? 3 आतंकवादियों में सबसे पहला नाम आप जानते हैं, जो मौलाना मसूद अजहर जो उस समय बंद था यानी जम्मू कश्मीर की जेल में। नसरुल्लाह मंसूर यानी कि वो बिल्कुल अपने वृद्धावस्था में है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। एक अहमद है और एक इसमें एक और नाम आता है जरगर का। एक अहमद शेख है और एक जरगर है। ये 2 और आतंकवादी हैं मौलाना मसूद अजहर के साथ। इनको रिहा करने की बात की जाती है। चलिए ठीक है, रिहा करने के बाद सरकार ने घुटने टेके नहीं, लेकिन भारतीय जो ये प्लेन था इसको उड़ाकर ले जाया गया कांधार। कांधार समझते हैं आप? काबुल। कहा जाता है, अगर हम बात करें बहुत से चैनलों की, तो चैनलों में बताया गया कि पहले इसको जो है प्लेन को ले जाया गया लाहौर। लाहौर में फ्यूल तक भरवाया गया। अगर लाहौर में ये प्लेन को उतार कर वहाँ ये प्लान किया गया होता तो प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता।
पाकिस्तान ये जानता था और पाकिस्तान ने इस प्लेन को फ्यूल देकर वहां से रफा दफा कर दिया। ये कहाँ लाया गया? काबुल लाया गया। काबुल कहाँ? कांधार लाया गया। 7 दिनों की मशक्कत के बाद भारत सरकार को घुटने टेकने पड़े और अपने 127 भारतीयों को छुड़ाने के लिए इन 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया। उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो समझिए ध्यान से, यानी कि ये बीजेपी के एजेंडे के द्वारा ये कार्य किया गया। लेकिन कहा जाता है इसकी आलोचना भी होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस पर आलोचना भी होती है कि उनको इस तरह घुटने नहीं टिकने चाहिए थे। लेकिन फिर यहाँ गांधी विचारधारा का हवाला दिया जाता है कि 3 अगर जा रहे हैं और 100 हमारे बच रहे हैं तो उन्हें बचा लिया जाए। और फिर वही भारत सरकार करती है, अपने 127 मेंबर को बचाने के लिए 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। इसमें से मसूद अजहर ने अपना एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था जैश-ए-मोहम्मद। आपको पता है ये जैश-ए-मोहम्मद, यानी कि आप बात कर रहे हैं जैश-ए-मोहम्मद एक ऐसा संगठन है, कहा जाता है 21वीं सदी का सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा पावरफुल संगठन इस समय करंट टाइम में है। लेकिन ये भी अब विभाजित हो चुका है, तो इसकी कहानी भी सुनेंगे, विभाजन कैसे कहानी है। तो जब ये संगठन बनता है, यानी कि 99 में वो आज़ाद हुए हैं, नया साल आया है, नया साल संगठन बन चुका है, यानी कि 21वीं सदी हमारा स्वागत कर रही है और नया संगठन बन चुका है। कौन है? जैश-ए-मोहम्मद। सरगना कौन इसका है? मौलाना मसूद अजहर। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी है। अब जब कोई संगठन नया बनता है तो उस संगठन को तवज्जो देने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भाई दुनिया की नज़रों में वो कैसे आएगा, लोग कैसे उसको यानी कि वैल्यू देंगे, होता है ना जो वैल्यू कैसे दी जाएगी। तो जब वैल्यू देने की बात आती है तो वैल्यू अगर हम बात करें तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा ना। जैसे किसी क्षेत्र में कोई नया इंस्पेक्टर आता है, SSP आते हैं या SP आते हैं, तो उस क्षेत्र के लोग कैसे जानते हैं कि यार ये नया आया है, बहुत खतरनाक आया है, उसने कुछ ना कुछ तो क्राइम किया होगा या कुछ ना कुछ तो वो शॉट इनकाउंटर कुछ तो किया होगा, तभी तो लोगों के अंदर दहशत होती है यार ये नया अधिकारी बहुत खतरनाक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद ने ठानी और 2001 में उसने अटैक कर दिया। 2001 में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमला 2001 में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, वो हमारी संसद भवन के ऊपर हमला होता है। हमारे भारत की संसद भवन पर हमला किया जाता है और ये डेट आपको याद होगी 13 दिसंबर 2001। लेकिन इससे पहले 11 सितंबर 2001 को WTC गिरा दिया गया था। जब जैश-ए-मोहम्मद ने कार्य किया था तो उस समय इसका जो सपोर्ट करने वाला है वो तालिबानी यानी कि आतंकवादी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था, जैश-ए-मोहम्मद के संगठन को सपोर्ट किया था। अब इस सपोर्ट से कहा जाता है कि इसको सुर्खियां मिलने लगती हैं। भारत की संसद भवन पर हमला करते हैं, 8 जवान भारत के शहीद हो जाते हैं, 8 पुलिसकर्मी हमारे मारे गए। उससे क्या होता है, इसको बहुत सुर्खियां मिलने लगती हैं और ये बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। भारत सरकार ने दबाव बनाया, UN में बात उठाई। UN में बात उठाने के बाद यानी कि मौलाना मसूद अजहर के संगठन को यानी कि जैश-ए-मोहम्मद को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। इसका सपोर्ट अमेरिका ने किया और भारत इसमें कामयाब होता है, यानी कि जैश-ए-मोहम्मद के संगठन को यानी कि वो कहते हैं ये आतंकवादी संगठन है, ये साबित हो गया। पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया, पाकिस्तान ने भी इसको बैन अपने यहाँ किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन वो दिखावा उसको महंगा पड़ गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के प्रधान उस समय कहते हैं परवेज मुशर्रफ वहाँ के जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने जैसे इस पर प्रतिबंध लगाया था वैसे ही उन पर भी हमले किए जाते हैं, उन पर भी अटैक होता है। जब उन पर भी अटैक होता है 2003 में वो बाल बच जाते हैं। तो अब जैश-ए-मोहम्मद बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। जैश-ए-मोहम्मद के संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसने दिमाग लगाया, यानी कि कौन? मौलाना मसूद अजहर ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद इसने जैश-ए-मोहम्मद के 2 टुकड़े कर दिए। जैश-ए-मोहम्मद के संगठन की अगर हम बात करें तो जैश-ए-मोहम्मद का संगठन टूटकर 2 भागों में बढ़ा। एक का नाम था खुदाउल इस्लाम और एक का नाम तहरीके फुरकान। खुदाउल इस्लाम और तहरीके फुरकान ये 2 संगठन बने। अब पाकिस्तान के ऊपर और दबाव बनाया गया। पाकिस्तान ने इन दोनों संगठन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। करंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो करंट टाइम में अगर हम बात करें तो जैश-ए-मोहम्मद की जो 2 संगठन बने है ना, उसका नया नाम रखा गया है। अगर इसमें बात करते हैं तो अगर ये नए नाम की बात करें तो नया नाम है अल रहमत ट्रस्ट, यानी कि अल्लाह की रहमत का ट्रस्ट। यहाँ 2 बातें ध्यान रखिएगा, आपसे वो पूछेगा जैश-ए-मोहम्मद संगठन का अर्थ क्या है, तो जैश-ए-मोहम्मद संगठन का अर्थ है मोहम्मद की जय। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रस्ट आया है अल रहमत ट्रस्ट। अल रहमत ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, अल्लाह के रहम की ट्रस्ट। अल्लाह की रहम है
उनके द्वारा ये ट्रस्ट चल रहा है और ये दिखाने के तौर पर एक एनजीओ की तरह कार्य कर रहा है। जी हाँ, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम गरीब बच्चे, अनाथ बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें परवरिश देते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें तालीम देते हैं, ये ऐसी बातें होती हैं। यानी कि अब ट्रस्ट इस रूप में आ चुका है, लेकिन ये कार्य कर रहा है ठीक वही आतंकवादी संगठन कार्य कर रहा है। इसको कहते हैं कि इसको उभरने में, फलने फूलने में अगर बात करें तो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इसमें एक और बात अगर करें तो जो बहराम एक है, बहरामपुर की बात करें तो बहरामपुर पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां पर इसका सबसे बड़ा इस संगठन का मुख्यालय है। बहावलपुर, बहरामपुर, ये सब एक एरिया है जहां पर पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद के संगठन का मुख्यालय हुआ करता था। ये 6 एकड़ में फैला संगठन है। इसकी जिक्र मैं जो सोर्स ऑफ ये नॉलेज है जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप करेंगे तो अजीत डोभाल जी की जब जीवनी पढ़ते हैं तो अजीत डोभाल जी की जीवनी में इसका उल्लेख किया गया। साफ साफ उन्होंने बताया है ये संगठन। अब यही से कहानी नया मोड़ लेगी। नया मोड़ क्या लेगी कि 2014 में भारत के नए प्रधानमंत्री, जो वर्तमान समय में आप जिन्हें जान रहे हैं, आप सबके, हम सबके चहीते माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पद ग्रहण करते हैं 26 मई को 2014 को। पहला कार्यकाल इनका, दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 को शुरू हो चुका है। तो पहले कार्यकाल जब शुरू करते हैं तो पहले कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने 300 रैलियां की थी, लगभग 300 रैलियां की थी। उस रैली में इनके भाषणों को सुन करके मौलाना मसूद अजहर ने कहा था कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो मैं भारत को दहलाने की क्षमता रखता हूँ। मेरे पास लगभग 300 से 400 मानव बम तैयार है। मानव बम समझते हैं आप? यानी कि खुद की परवाह ना करना और बम से खुद को उड़ाने की हिम्मत रखना, इसे कहते हैं मानव बम। इसका एग्जाम्पल आपको 1991 में पहली बार देखा गया था राजीव गांधी को उड़ाने पर। राजीव गांधी की हत्या मानव बम के द्वारा ही की गई, शायद आपको याद होगा, दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी अगले ही साल, यानी कि कहा जाता है 2015 में 25 दिसंबर को पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। अब तक वो एक बार पाकिस्तान की यात्रा किए हैं, वो 2015 में 25 दिसंबर की यात्रा है। उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि बात करें नवाज शरीफ का जन्मदिन होता है और 25 दिसंबर ही भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता था। आपको शायद याद होगा, लाहौर बस सेवा जब शुरू की गई थी तो अटल जी ने इसी दिन को चुना था जाने के लिए। मोदी जी भी यही दिन को चुनते हैं और 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान पहुंचते हैं। पाकिस्तान में बड़ी गर्मजोशी से इनका स्वागत किया जाता है और ये बात मौलाना मसूद अजहर को रास्त नहीं आती है और उसने इसका रिएक्शन करते हुए 2 जनवरी 2016 को भारत के पठानकोट पर हमला कर दिया। पठानकोट एयरबेस आप जानते होंगे ये कहानी 1 तारीख की मध्य रात्रि थी और 2 तारीख को ये छपी थी। 2 तारीख की ये घटना हुआ करती थी। भारत सरकार ने सबूत दिए, बहुत से बताए, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं हुआ। चलिए खैर कोई नहीं। 2016 में ही मोदी जी का जन्मदिन आया, यानी कि 17 सितंबर 2016। मोदी जी के जन्मदिन के ठीक अगले दिन ही भारत के जम्मू कश्मीर में उरी क्षेत्र पर हमला कर दिया। अब उरी पर जब हमला हुआ तो उरी पे जब ये हमला किया जाता है और ये हमला यानी कहा जाए बड़े पैमाने पर था, भारत में घुसपैठ और बड़े पैमाने पर उरी हमला, हमारे 18 जवान शहीद हो जाते हैं। बड़े ध्यान सुनिएगा, 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर, जो पिछले वर्ष आप सभी ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, #नौकरी दो, आपने ये लिखा था, याद होगा वो दिन। उसी के ठीक अगले दिन पाकिस्तान ने मोदी जी को उपहार दिया उरी अटैक का, ये हमारा बर्थडे गिफ्ट। और उसमें भारत के 18 जवान लिखा जाता है, आपको यूट्यूब विकिपीडिया पर आपको मिलेगा 17 जवान और एक जो बाद में जख्मी हुए और बाद में शहीद हुए, तो कुल 18 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। मोदी जी ने कहा, क्योंकि मोदी जी के नारों में 56 इंच के सीने की बात हमेशा होती है कि 56 इंच का सीना है, ये बात होती है ना, गज भर सीना है, 56 इंच का सीना है। तो मोदी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ मातम जो छाया है और हमारे यहाँ 10वां होने से पहले उनके यहाँ मातम छा जाना चाहिए। हमारे यहाँ 10वां होने से पहले वहाँ जो है मातम छा जाना चाहिए, ये मोदी जी का बयान था। और ठीक
उसी प्रकार हमारी इंडियन एयर आर्मी ने इस मोर्चे को संभाला। इंडियन आर्मी यानी कि एयर फोर्स ने इस मोर्चे को संभालते हुए और कुछ इसमें थल सेना और वायु सेना ने मिल करके जब साझा कार्रवाई की तो वो कार्रवाई आपको दिखती है 28 सितंबर की मध्य रात्रि यानी कि 1 बजे के आसपास पाकिस्तान में घुस करके तहस नहस कर दिया जाता है। पहला ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक था। लेकिन इससे पहले भारत में सर्जिकल स्ट्राइक का नमूना दिखा चुके थे भारत के लोगों ने। जब म्यांमार में अटैक हुआ था तो आपको पता होगा भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का जो नमूना है, जो ट्रेलर है, वो म्यांमार में ही दिखा दिया था। वास्तविकता में ये भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक था। चलो ठीक है, स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक में पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। हमने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। हमने अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में बने संगठन यूएनओ का भी उल्लंघन नहीं किया और हमने इस चीज़ को बखूबी निभाया। ठीक है भाई, यहाँ तक कहानी अच्छे से समझ में आती है। अब होता क्या है कि कहानी फिर नया मोड़ लेती है और 24 सितंबर 2019 का वो दिन आता है और वो काला दिन जिसे कहते हैं द ब्लैक डे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसे विश्व में लव डे कहा जाता है, लेकिन हमारे भारत में अब लव डे नहीं कहा जाएगा, ये ब्लैक डे हो चुका है। क्योंकि पुलवामा हमला किया गया। पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के काफिले पर ये हमला किया गया और आरडीएक्स बड़ी गाड़ी लड़ती है और जानते हैं उसके बाद की कहानी। आपने न्यूज़ सुनी, पेपर देखा, आपने रिप लगाया, डीपी लगाई, आपने कहा हमें बदला चाहिए, आप सबने मुहिम चलाई, आपने पूरा भारत एक हो चुका था, लेकिन आप वो डेट भूल चुके हैं। ठीक है, पुलवामा हमले की कहानी आप भूल चुके हैं। अब भारत सरकार ने फिर वही, भाई मोदी जी ने फिर वही दोहराया कि हमारे यहाँ 10वां होने से पहले वहाँ मातम छा जाना चाहिए और वही चीज़ समझ में फिर आती है। यानी कि हमने 14 तारीख को हमारे यहाँ अटैक हुआ, हमने 26 और 27 की मध्य रात्रि यानी कि फरवरी महीने में ही हमने जो है जिसे कहते हैं एयर स्ट्राइक किया। पहले एयर स्ट्राइक में, सर्जिकल स्ट्राइक में मिराज का प्रयोग किया गया, दूसरे में मिराज और मिग 21 का प्रयोग किया गया। ये बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक थी, यानी कि एयर स्ट्राइक बड़े पैमाने पर थी और पाकिस्तान के लगभग 300 से 400 आतंकवादी संगठन तबाह कर दिए गए। जैशे मोहम्मद की कमर तोड़ दी गई। करंट टाइम में अगर हम बात करते हैं, जैशे मोहम्मद संगठन पर प्रतिबंध लग चुका है, पूरी तरह से ये प्रतिबंधित पाकिस्तान में है, आप जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ दिखावे के रूप में करता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर लगाता है प्रतिबंध तो पाकिस्तान इस दलदल में फंस चुका है कि लगाने का मतलब है कि पाकिस्तान पर खुद अटैक किया जाए, पाकिस्तान खुद इसका शिकार हो जाएगा। और पाकिस्तान में होता ही है, जैसे प्रतिबंध लगाते हैं वैसे ही पाकिस्तान में हमले होते हैं। जैसा अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि स्कूल में बच्चों में स्कूल में बम ब्लास्ट हुआ, आपने देखा होगा। अभी पाकिस्तान की किसी बंदरगाह पर बम ब्लास्ट हुआ, आपने देखा। तो ये कहानियां हैं, ये किस्से हैं। जब भी पाकिस्तान ऐसा कुछ करना चाहेगा, इन पर प्रतिबंध लगाना चाहेगा, तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी करंट टाइम में क्या हुआ है कि 26 जून को पाकिस्तान ने वो गुस्ताखी कर दी है। अब वो परेशान है, लेकिन यहाँ परेशान मत समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतने हाईटेक ड्रोन, इतनी टेक्नोलॉजी देने वाला सिर्फ एक देश है, वो है चीन। चीन भारत के दिमाग को, ध्यान को उलझाए रखना चाहता है LOC पर और LAC पर। वो सीमा विस्तार की अपनी जो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नीति है, उसको फॉलो करना चाहता है। लेकिन भारत सरकार ये समझ चुकी है और भारत सरकार LAC पर और LOC पर दोनों जगह पर अपने आप को जमाए हुए, दबाए हुए। पाकिस्तान हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान कहें अगर, तो पाकिस्तान के लिए एक चंद लाइनें हैं कि पाक तुझे परमाणु बम पर अब गुमान न होगा, पाक तुझे परमाणु बम पर अब गुमान न होगा, भारत माता का अब फिर से अपमान न होगा, अब की बार जो युद्ध हुआ तो भारतवासी परेशान न होगा, हिंदुस्तान तो होगा लेकिन पाकिस्तान न होगा। ये जान लेना। इस नारे को, इस जो स्लोगन है, इसको पहुंचाइए, पाकिस्तान तक पहुंचना चाहिए कि सालों तुम्हारे देश का आकार कुत्ते जैसा है, तुम कुत्ते जैसे हो, कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है और ना कभी सीधी होगी, कुत्ते की मौत मरोगे तुम। ठीक है, ये उनको मालूम होना चाहिए, ये उनको बताइए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी, उस वीडियो का सिर्फ जो मेन मकसद है कि ये संगठन करते क्या है, कैसे क्या है, इनसे पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं पेपर का इस पूरी वीडियो का सार निकालूं, पूरा सार संगठन समझाऊं आपको, तो सिर्फ जैसे मोहम्मद का पूरा नाम भारत पर कहा जाए तो, यानी संसद भवन पर हमला कब हुआ था, एक ये, जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला कब हुआ था, वो अक्टूबर 2001 वो है। अपने संसद भवन पर हमले की बात अगर हम करें तो 13 दिसंबर 2001।
कश्मीर उसमें क्या नाम है अभी अमेरिका था। अमेरिका पे अगर कहा जाए, अमेरिका पे जो हमला हुआ था तो अमेरिका पर 11 सितंबर 2001, ये एक वर्ष की घटनाएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे उरी हमले की, पुलवामा हमले की और पठानकोट एयरबेस की, ये डेट। और अभी जो हमारा एयरबेस, जो जम्मू कश्मीर एयरबेस पे जो हमला हुआ ड्रोन का, ये डेट, ये डेटों को याद रखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर एक बार। अगर हम कहें पठानकोट पर जो हमला वो 2 जनवरी 2016 को हुआ था। उरी अटैक कहा जाता है, यानी कि उरी अटैक की जो डेट है वो जो मोदी जी हैं उनके जन्मदिन के ठीक अगले दिन है, 18 सितंबर को है 2016। लेकिन इसका जो बदला हमने लिया, यानी कि कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक, वो ठीक 10 दिन जोड़ लीजिएगा। 10 दिन यानी कि मोदी जी के बर्थडे के ठीक अगले दिन 10 दिन, यानी 28 जब हमला हुआ है उससे 10 दिन जोड़िए, 28 तारीख की रात्रि में 2016 में हमला किया गया। फिर आता है पुलवामा का आता है। तो पुलवामा की बात, यानी कि 14 फरवरी जो आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अब वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, अब उसे आप क्या है, ब्लैक डे मनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं, ठीक है। ब्लैक डे मनाएंगे तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको ये स्पष्ट हो गया 14 फरवरी 2019। बदला हमने कब लिया? 26 फरवरी 2019 को बदला हमने ले लिया। अभी क्या हुआ है? अभी 26, यानी 26 को जो आंकड़ा है ये भारत के लिए एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, शास्त्री कहते हैं कि जो 26 का आंकड़ा है ये बहुत खराब आंकड़ा है। किसी दिन मैं 26 पर वीडियो बनाऊंगा, 26 डेट पर, कि भारत में कितनी घटनाएं 26 को हुई हैं। अगली वीडियो हो सकता है आपको 26 की डेट पर ही मैं दे दूं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा, ये कोई देशभक्ति दिखाने का मुद्दा नहीं है। इस समय मैं आपको बता दूं ना, इस समय राष्ट्र को एक होने का हो सकता है। हम लोग के दिमाग में क्या चलता है कि जब चुनाव आने वाला होता है तभी देश में हमले क्यों होते हैं, तभी ऐसा क्यों होता है। भाई कुछ राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर सोच लो एक बार। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो कोई नहीं। राष्ट्र बड़ा कुछ नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, ना यार, ना प्यार, कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज है देश। देश है तो सब है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद साथियों।